आप सभी साथियों को जय श्री श्याम। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि हम राजस्थान में किसान आंदोलन से संबंधित घटनाओं पर चर्चा कर रहे हैं और आज हम इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए शेखावाटी किसान आंदोलन पे चर्चा करेंगे। दोस्तों आज हमारा टॉपिक होगा शेखावाटी किसान आंदोलन। पहले अपन सामान्य चर्चा करेंगे, उसके बाद इसे डिटेल से पढ़ेंगे। तो हमारा आज का चैप्टर है शेखावाटी किसान आंदोलन। दोस्तों आज का हमारा चैप्टर है शेखावाटी किसान आंदोलन। शेखावाटी किसान आंदोलन से संबंधित घटनाओं की चर्चा करने से पहले यहाँ एक तो सीकर ठिकाने में किसान आंदोलन हुआ, तो अपन दो मुद्दों पे चर्चा करेंगे। सीकर ठिकाने में किसान आंदोलन और झुंझुनू में किसान आंदोलन। शेखावाटी और झुंझुनू में सीकर और झुंझुनू में किसान आंदोलन। और एक इसमें पार्ट लेंगे हम झुंझुनू में किसान आंदोलन। तो दोस्तों यहाँ के किसान भी वही अत्यधिक लाग बाग बढ़ी हुई लगान दरों की वजह से परेशान थे। जिस प्रकार सामान्य सभी प्रकार के किसान आंदोलन में, सभी आंदोलन में हमने इन मुद्दों को देखा। लाग बाग, बेगार, बढ़ी हुई लगान दरों की वजह से यहाँ के किसान भी परेशान थे। यहाँ सर्वप्रथम किसान आंदोलन की शुरुआत सीकर ठिकाने से होगी। यहाँ किसान आंदोलन, शेखावाटी में किसान आंदोलन की शुरुआत सर्वप्रथम सीकर ठिकाने में हुई। 1922 में यहाँ किसान आंदोलन की शुरुआत हुई। 1922 में यहाँ आंदोलन की शुरुआत हुई। सीकर जयपुर राज्य का एक बड़ा ठिकाना था। ये जयपुर राज्य का ही हिस्सा था शेखावाटी का क्षेत्र। तो सीकर जयपुर राज्य का एक बड़ा ठिकाना था। इस समय यहाँ की लगभग 56% भूमि जाट किसानों के अधीन थी। सीकर की लगभग 56% भूमि जाट किसानों के अधीन थी। इसी प्रकार इस समय यहाँ का शासक था राव राजा कल्याण सिंह। इस समय यहाँ के शासक कल्याण सिंह थे। इसी प्रकार शेखावाटी आंदोलन की चर्चा करने से पहले सीकर ठिकाने में जो भू राजस्व की पद्धतियां थी उनमें अनेक विषमताएं थी। भू राजस्व की यानी कर वसूलने की जो पद्धतियां थी उसमें अनेक विषमताएं थी। जैसे किसी स्थान पर नगद के रूप में लगान लिया जाता था, किसी स्थान पर नगद के रूप में लगान लिया जाता था, और किसी स्थान पर लाटा पूता जो पद्धति वगैरह होती है उसके माध्यम से लगान वसूल किया जाता था। इसी प्रकार इस ठिकाने की जो भूमि है वो दो भागों में विभाजित थी। सीकर ठिकाने की जो भूमि है वो दो भागों में विभाजित थी, और यहाँ की जो भूमि थी दो भागों में विभाजित की। अगर हम बात करें, एक ऐसी भूमि जिसे जागीरी भूमि कहा गया और एक ऐसी भूमि जिसे खालसा भूमि कहा गया। खालसा भूमि यहाँ की जागीरदारों के अधीन थी। सीकर ठिकाने की जो खालसा भूमि होती है वो जागीरदारों के अधीन थी, और जागीरी भूमि पर सभी भाइयों का समान रूप से अधिकार हुआ करता था। 1922 में यहाँ किसान आंदोलन की शुरुआत हुई। इस समय यहाँ का शासक था कल्याण सिंह। कल्याण सिंह ने बारिश न होने के बावजूद 25% की लगान दरों में बढ़ोतरी कर दी थी। तो आइए दोस्तों हम शेखावाटी किसान आंदोलन में पहला बिंदु उठाते हैं, और पहला बिंदु है आपका कौन सा? सीकर ठिकाने में किसान आंदोलन। सीकर ठिकाने में किसान आंदोलन। इसकी शुरुआत 1922 में, और इस समय शासक
कल्याण सिंह थे। सीकर जयपुर राज्य का एक बड़ा ठिकाना था। सीकर जयपुर राज्य का एक बड़ा ठिकाना था। शेखावाटी क्षेत्र में यहां सर्वप्रथम किसान आंदोलन की शुरुआत हुई। तो दोस्तों, शेखावाटी क्षेत्र में सर्वप्रथम किसान आंदोलन की शुरुआत सीकर ठिकाने से हुई। यहां की लगभग 56% भूमि जाट किसानों के पास थी। दोस्तों, यहां की लगभग 56% जो भूमि थी वो जाट किसानों के पास थी। और शेखावाटी की बात करें, सर्वप्रथम किसान आंदोलन की शुरुआत हुई। जयपुर राज्य का ये एक बड़ा ठिकाना था। इस समय यहाँ के शासक कल्याण सिंह थे और आंदोलन की शुरुआत 1922 में यहाँ भू राजस्व की पद्धतियों में अनेक प्रकार की विषमताएं थी। तो दोस्तों, यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे की घटनाओं का अध्ययन करेंगे। इसके बाद देखिए दोस्तों, तो यहां भू राजस्व पद्धतियों में अनेक प्रकार की विषमताएं थी। जैसे कुछ स्थानों पर नगद तो कुछ स्थानों पर बटाई के रूप में लगान निश्चित किया जाता था। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं सीकर ठिकाना में किसान आंदोलन। तो अभी हमने चर्चा की, यह भू राजस्व की पद्धतियों में अनेक प्रकार की विषमताएं मौजूद थी। अर्थात कहीं जगह लगान नगद के रूप में और कहीं बटाई के रूप में वसूल किया जाता था। तो यहां लगान कई जगहों पर बटाई एवं अन्य जगहों पर नगद के रूप में वसूल किया जाता था। इसी प्रकार यहां की भूमि दो भागों में विभाजित थी। सीकर ठिकाने की भूमि दो भागों में विभाजित थी। नंबर 1, जागीरी भूमि, अर्थात भूमि का वितरण सभी भाइयों में होता था। और एक खालसा भूमि, यह भूमि
जागीरदारों के नियंत्रण में थी। इसी प्रकार 1922 में कल्याण सिंह ने वर्षा न होने के बावजूद लगभग 25% लगान दरों में बढ़ोतरी कर दी। इसी प्रकार 1922 में ही कल्याण सिंह ने सीकर के पूर्व ठाकुर माधो सिंह, 1922 की ही बात है दोस्तों, कल्याण सिंह से पहले एक ठाकुर थे सीकर में जिनका नाम था माधो सिंह। माधो सिंह के अंतिम संस्कार मृत्यु भोज तथा स्वयं के खड़ग बंधाई अर्थात तलवार बांधना कमर पर, खड़ग बंधाई कार्यक्रम में अत्यधिक धन का व्यय कर दिया। अब जब अत्यधिक धन खर्च हुआ तो कल्याण सिंह के द्वारा इस दौरान लगभग 50% करों में वृद्धि कर दी गई। कल्याण सिंह ने लगभग लगान दरों में 50% की वृद्धि कर दी। इसके बाद देखिए दोस्तों, यहां अगर ये लाइन कट रही है तो हम दोबारा इसको ऐड कर लेंगे। देखिए यहां लगान कई जगहों पर बटाई के रूप में और कई जगहों पर नगद के रूप में वसूल किया जाता था। यहां भूमि दो भागों में विभाजित थी। तो दोस्तों यहां जो लगान था बटाई और नगद इसके रूप में वसूल किया जाता था और यहाँ की भूमि जो थी वो दो भागों में थी। एक जागीरी भूमि अर्थात वह भूमि जिस पर सभी भाइयों का अधिकार होता था, वितरण होता था, और एक खालसा भूमि, यह वह भूमि होती थी जो जागीरदारों के नियंत्रण में थी। 1922 में कल्याण सिंह ने वर्षा न होने के बावजूद लगान दरों में 25% की वृद्धि कर दी थी। 1922 में ही कल्याण सिंह ने पूर्व ठाकुर माधो सिंह के अंतिम संस्कार, मृत्यु भोज तथा खड़ग बंधाई के कार्यक्रम के अवसर पर अत्यधिक मात्रा में धन खर्च कर दिया। इसीलिए इस धन की कमी को पूरा करने के लिए इन्होंने लगान दरों में लगभग 50% की वृद्धि कर दी। तो दोस्तों एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों जैसे ही 50% की वृद्धि की गई, यहाँ के किसानों ने आंदोलन करने का निर्णय लिया। यद्यपि सीकर ठिकाने के किसानों ने इसकी शिकायत या इस मुद्दे को जयपुर के शासक मान सिंह सेकंड के पास भी रखा था। जयपुर के शासक मान सिंह सेकंड के पास इस समस्या को पहुंचाया गया। मान सिंह सेकंड ने किसानों की समस्याओं का समाधान करने का आश्वासन दिया, लेकिन किसानों पर किसी प्रकार की समस्याएं तो किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं किया जा सका। इसीलिए 1924 में राजस्थान सेवा संघ के सचिव 1924 में राजस्थान सेवा संघ के सचिव राम नारायण चौधरी के द्वारा किसानों को संगठित किया गया। उसने यद्यपि किसानों एवं ठिकाने के मध्य समझौता करवाने का प्रयास किया, लेकिन वो असफल रहे। इसीलिए अब वो किसानों को संगठित करने का प्रयास करने लगे और 1925 में फरवरी 1925 में राम नारायण चौधरी को जयपुर छोड़ने का आदेश दे दिया गया। तो दोस्तों देखिए, किसानों ने आंदोलन
शुरू कर दिया और यहाँ के किसानों ने जयपुर के शासक मान सिंह द्वितीय के पास शिकायत की। मान सिंह द्वितीय ने समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया। किसानों को आश्वासन दिया। लेकिन किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। लेकिन यहां के किसानों की समस्या का समाधान नहीं हुआ। इस प्रकार 1924 में राजस्थान सेवा संघ के सचिव राम नारायण चौधरी, राजस्थान सेवा संघ के सचिव राम नारायण चौधरी ने किसानों एवं ठिकाने के मध्य समझौता करवाने का प्रयास किया, लेकिन वे असफल रहे। यद्यपि इन्होंने प्रारंभ में किसानों और ठिकाने के मध्य समझौता करवाने का प्रयास किया कि ताकि किसान और ठिकाना आपस में बैठकर किसी प्रकार का समझौता कर लें, लेकिन वो अपने प्रयास में सब असफल रहा। इसीलिए राम नारायण चौधरी ने किसानों को संगठित किया और राम नारायण चौधरी ने तरुण राजस्थान तथा लंदन से प्रकाशित डेली हेराल्ड समाचार पत्रों में किसानों की समस्याओं को उजागर किया। 1925 में राम नारायण चौधरी को जयपुर छोड़ने का आदेश दे दिया गया था। तो दोस्तों दोबारा देखिए, जब लगभग 50% की वृद्धि कर दी गई, किसानों ने इसके विरोध में आंदोलन शुरू कर दिया। यहाँ के किसान जयपुर के शासक मान सिंह सेकंड से मिले और मान सिंह सेकंड के सामने अपनी समस्याएं रखी। मान सिंह सेकंड ने आश्वासन दिया, लेकिन समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। इसके पश्चात राजस्थान सेवा संघ के सचिव जो राम नारायण चौधरी थे, इन्होंने किसानों और ठिकाने के मध्य समझौता करवाने का प्रयास किया, लेकिन ये असफल रहे। इसीलिए राम नारायण चौधरी ने किसानों को संगठित किया और इन्होंने तरुण राजस्थान और लंदन से प्रकाशित एक समाचार पत्र है जिसका नाम है डेली हेराल्ड, इन समाचार पत्रों में यहाँ के किसानों की समस्याओं को उजागर किया। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद दोस्तों फरवरी 1925 में राम नारायण चौधरी को जयपुर छोड़ने का आदेश दे दिया गया। राम नारायण चौधरी के प्रयासों से ही ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में मिस्टर पैट्रिक लॉरेंस ने
किसानों की समस्याओं को उजागर किया था या किसानों की समस्याओं का मुद्दा उठाया था। मिस्टर पैट्रिक लॉरेंस ने ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में सीकर के किसानों का मुद्दा उठाया। इसके पश्चात भरतपुर के जाट नेता ठाकुर देशराज, भरतपुर के किसानों के नेता ठाकुर देशराज ने एक समाचार पत्र राजस्थान संदेश, समाचार पत्र है जिसका नाम है राजस्थान संदेश, इसके माध्यम से किसानों की समस्याओं को उजागर किया। और ठाकुर देशराज ने 1931 में राजस्थान जाट क्षेत्रीय सभा, 1931 में राजस्थान जाट क्षेत्रीय सभा का गठन किया और इस सभा के माध्यम से किसानों को संगठित करने का प्रयास किया गया। तो देखिए फरवरी 1925 में राम नारायण चौधरी को जयपुर छोड़ने का आदेश दिया गया। जयपुर छोड़ने का आदेश दिया गया और चौधरी के प्रयासों से ही मिस्टर पैट्रिक लॉरेंस ने ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में सीकर के किसानों का मुद्दा उठाया। तो दोस्तों याद रखना है, सीकर ठिकाने का जो मुद्दा था, किसानों का मुद्दा था, और ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में भी उठाया गया। इसके पश्चात अप्रैल 1925 में कल्याण सिंह ने किसानों की समस्याओं का समाधान करने के लिए एक आयोग का गठन किया। कल्याण सिंह ने अप्रैल 1925 में किसानों की समस्याओं का समाधान करने के लिए एक आयोग का गठन किया, लेकिन किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं किया गया। किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं किया गया। भरतपुर के नेता ठाकुर देशराज ने राजस्थान संदेश नामक समाचार पत्र में किसानों की समस्याओं को उजागर किया। इसी प्रकार 1931 में ठाकुर देशराज के नेतृत्व में राजस्थान जाट क्षेत्रीय सभा का गठन हुआ। तो
तो दोस्तों एक बार पुनः देखिए, फरवरी 1925 में रामनारायण चौधरी को जयपुर छोड़ने का आदेश दे दिया गया।